Hello student, this is Chaya Yadav and today we will discuss paper first unit 1 lecture 2. टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखिए. व्हाट वर द फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919. ठीक है, फीचर्स पे क्वेश्चंस आते हैं, मेरिट डीमेरिट पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पे क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, तो प्रोविज़न्स क्या क्या हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इस पर आते हैं. इससे पहले लेक्चर 1 में हमने जो डिस्कस किया था, लेक्चर 1 में हमने 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट डिस्कस किया था. तो उसमें क्या प्रोविज़न्स थे, उसमें क्या चीज़ें स्टार्ट हुई. ठीक है, तो हम लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि हर एक एक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके यूनिट 1 में टोटल 4 एक्ट्स हैं. ठीक है, तो उनको ध्यान रखना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत से फीचर्स हैं, तो चेंजेस हैं. तो इसलिए अभी तो हम लोग 1 बाय 1 एक एक एक्ट जो है एक एक वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, बट एक वीडियो लेक्चर में हम टोटल जितने 4 एक्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, कंपेयर करेंगे कि 1909 में ये प्रोविज़न्स हैं, 1919 में ये प्रोविज़न्स हैं, 1935 में, 1947 में क्या प्रोविज़न्स है, सब एक साथ, ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ इसमें ये हुआ, इसमें ये और आगे इंक्रीज़ किया गया, इसमें एबॉलिश किया गया, इसमें डायरकी सिस्टम कहाँ है, प्रोविंसेस में है कि सेंट्रल में है. ऐसे जो हम लोगों के क्वेश्चंस हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे जब आप चारों एक्ट को एक साथ डिस्कस करोगे. ठीक है, तो जब आप यहाँ डिटेल में पढ़े रहोगे तो चीज़ें और अच्छे से वहाँ पे समझ में आएंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का इस वीडियो लेक्चर जो है वो रिलेटेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से. ठीक है, तो देखते हैं कि ये 1919 जो है वो कैसे कब शुरू होता है. तो इसकी इनैक्टेड डेट देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 की, तो इसकी इनैक्टेड डेट है 1919. ठीक है, विच कम इनटू फोर्स इन 1921. ये 1921 में जो है वो एकदम रन करना शुरू कर दिया. ठीक है, इसे और किस नाम से जानते हैं. ठीक है, देखिए, ऑल्सो नोन एज मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म. तो ये मॉन्टेक्यू कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, एंड चैम्सफोर्ड जो है वो वाइसरॉय ऑफ इंडिया. तो इन्हीं लोगों के नाम, क्योंकि ये इस टाइम पर एक वाइसरॉय थे इंडिया के और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया थे. तो इनके टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 जिन्हें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एक्ट कहा जाता है वो आया था, इसलिए इनके नाम पे ये एक्ट पड़ गया मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म. तो ये ध्यान रखिएगा कि कौन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंड कौन वाइसरॉय ऑफ इंडिया है. ठीक है, तो इस तरीके से ये क्लियर हो गया. अब हम आपको याद दिलाएं कि हमने यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा था 1909, उसका क्या नाम था? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म. इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कौन सा है और मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म कौन सा है. ठीक है, तो जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है जो छोटा सा है वो 1909 से, और जिसका नाम थोड़ा बड़ा है मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड, तो वो है 1919. ठीक है, क्योंकि ये मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है कि कभी कभी आपसे ये एक्ट पूछने की बजाय लिख देता है मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म बताइए. ठीक है, तो जब ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाएंगे तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे. पता चला आपसे मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म पूछ रहा है और आप 1909 एक्सप्लेन कर. इसलिए इन नाम को भी जानिए कि इन एक्ट को अदर और किस नेम से जाना जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्सो नोन एज मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. ठीक है, इसको इस नाम से भी जानते हैं. अब नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का, क्योंकि कोई भी एक्ट जब बनता है तो उसका ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड होता है, क्योंकि तभी वो एक्ट, तभी वो अमेंडमेंट होते हैं. ठीक है, तो जो 1909 है उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या था इस एक्ट का? उद्देश्य था ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया. अब एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी थी, इंट्रोड्यूस करनी थी, जिसको अब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी इंडियन पब्लिक की. ठीक है, या इंडिया की. एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश करनी थी इस एक्ट के थ्रू. तो आप देख रहे हैं कि इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. लेकिन जब इस आप एक्ट को पढ़ेंगे और समझेंगे तब आपको लगेगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ दे रहे हैं. ठीक है, किस सब्जेक्ट पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं.
लेकिन इसका ओवरऑल जब आप देखते हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, ठीक है। ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है, फीचर्स क्या हैं। तो मैंने देखा सबसे पहले कि बट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी, कि ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तो बात कर रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पर जो है वो सेपरेट कर दिया गया था। देखिए, इट इज़ सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। तो क्या क्या सब्जेक्ट थे, सेंट्रल को इन्होंने अलग जैसे सब्जेक्ट्स दे दिए कि आप इस पे वर्क करोगे या इस पे आपका राइट है, और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, जो जो प्रोविंसेस हैं उस टाइम पे, उनको दे दिया कि जो राइट आपका है इन सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने जो है 2 सब्जेक्ट डिसाइड किए। इस सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट, ठीक है। द सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इंटू 2 लिस्ट, एक रिजर्व सब्जेक्ट एंड एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट, ठीक है। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट है उसका क्या है और जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो जो गवर्नर जनरल है, रिजर्व करने का मतलब, जैसे सपोज मैं यहाँ पर कहूँ कि 2 तरह के नोट्स हैं मेरे पास, एक रिजर्व नोट्स हैं, एक ट्रांसफर्ड नोट्स हैं। तो रिजर्व नोट्स का क्या मतलब है कि जो मैंने अपने पास रिजर्व कर लिया, ठीक है, और एक ट्रांसफर्ड जो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, मैंने आप लोगों को हैंड ओवर कर दिया। एक नोट्स ऐसा है, और एक रिजर्व कर लिया, मैंने रोक लिया, अपने पास रख लिया। तो यहाँ पर भी 2 सब्जेक्ट हैं, एक कि जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो कौन रखेगा, गवर्नर रखेगा, जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जो सब्जेक्ट्स लिस्ट है उसमें द सब्जेक्ट्स अंडर दिस लिस्ट, जो रिजर्व सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, इसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट है, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, जो रिजर्व है। अब आप देखिए, जो रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू जो सबसे बड़ा उस टाइम पे इनकम सोर्स है, ठीक है, वो इन्होंने अपने पास रखा। फाइनेंस, जो फाइनेंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं या जो एरियाज़ हैं वो सब अपने पास रखा। फाइनेंस से रिलेटेड, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, लॉ एंड ऑर्डर, आप समझिए कि जो चीज़ सबको कंट्रोल करती है, लॉ एंड ऑर्डर, उसको भी इन्होंने अपने पास रखा। तो इस तरीके से, और जो मिनिस्टर्स हैं उनको ट्रांसफ़र सब्जेक्ट दिया, ठीक है। तो मिनिस्टर्स के पास जो चार्ज दिया गया जिस सब्जेक्ट का, उसके पास क्या चीज़ें आई, देखिए, पब्लिक वर्कर्स आए, लोकल गवर्नमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि इन्होंने जैसे फाइनेंस अपने पास रखा, लैंड रेवेन्यू अपने पास रखा, लेकिन जो और मिनिस्टर्स हैं उनको क्या हैंड ओवर किया, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में हेल्थ दिया, ठीक है, आप हेल्थ दे रहे हो, आप एजुकेशन दे रहे हो, लोकल गवर्नमेंट की आप बात कर देते हो, रिलीजन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको भी आपने दे दिया, पब्लिक वर्कर से रिलेटेड, तो ये सारे पॉइंट्स आपने हैंड ओवर कर दिया मिनिस्टर्स को। तो अब आप देखिए कि एक यहाँ पे इनकी जो पॉलिसी है उसको समझिए कि इन्होंने रिजर्व सब्जेक्ट अपने पास रखा, ठीक है, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट इन्होंने किसको दे दिया, कि जो मिनिस्टर्स हैं उनको दे दिया। अब इंडियन पब्लिक को क्या लग रही है, इंडियन पब्लिक्स को क्या लग रहा है, क्योंकि 1909 जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने देखा कि सेपरेट इलेक्शन की बात की गई, तो मीन्स कि इलेक्शन की स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक है। आप और भी एक्ट पढ़े होंगे, आपको पता होगा कि हाँ इलेक्शन की स्टार्टिंग कब से हो गई, लेकिन 1909 से सेपरेट इलेक्शन की बात हो गई, मींस कि इलेक्शन शुरू हो गया है। और जब इलेक्शन शुरू हो गया, मिनिस्टर्स आ गए। अब इंडियन पब्लिक को क्या लग रहा है कि हेल्थ में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एजुकेशन में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, मिनिस्टर्स के पास है। और अब कौन सी गवर्नमेंट आ रही है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ रही है। तो क्वेश्चन इंडियन पब्लिक किससे पूछेगी, जो इंडियन मिनिस्टर्स हैं उनसे पूछेगी। और सारे सब्जेक्ट का जो आपको अगर मैं पैसे ना दूं और मैं कहूं कि आप अच्छी अच्छी बुक खरीदो, तो ये कैसे हो सकता है, पैसा मैं अपने पास रखूं और बुक खरीदने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको दे दूं। कहने का मतलब कि जो चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, इस पे पहले पैसे लगाने पड़ते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एजुकेशन पे, हेल्थ पे पैसे लगाती है,
जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं उन पे पैसे इन्वेस्ट होते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें की गई हैं, ये इनसे फ़ायदा बाद में होता है, ठीक है। अगर आप हेल्दी रहोगे तो काम अच्छा करोगे, आप एजुकेटेड रहोगे तो आप अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे, लेकिन आपको तुरंत अर्निंग होने लगे इनसे, ये नहीं होता, ठीक है। एजुकेशन में जैसे आप एजुकेशन ले रहे हो तो आपके फादर मदर उसमें पैसा लगा रहे हैं, आप अर्न करके नहीं दे रहे हो अभी। तो एजुकेशन और हेल्थ कुछ चीज़ें ऐसी ही होती है, रिलीजन से रिलेटेड, पब्लिक वर्कर से रिलेटेड। तो अब क्या हुआ कि इंडियंस को ये लगने लगा कि मेरे पास तो इन्होंने ऐसे सब्जेक्ट्स दे रखे हैं और फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू सब अपने पास रखा है, तो कैसे डेवलपमेंट होगा, आप खुद सोचिए। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो बात की गई उसका आप देखिए यहाँ पे रिजल्ट कि क्या ये पॉसिबल था। और इंडियन मिनिस्टर से जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या वो आंसरेबल हैं इस चीज़ के लिए। तो ये इस तरीके से इन्होंने इसको डिवाइड किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि यहाँ पर जो इलेक्शन की बात हो रही थी कि जो मैं कह रही थी कि इलेक्शन तो जो मिनिस्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, जैसे दिस मिनिस्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल, वो एलेक्ट हो रहे हैं किससे, लेजिस्लेचर के थ्रू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर कुछ मिनिस्टर्स ऐसे भी हैं जो नॉमिनेट हो रहे हैं, किससे, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के, उनसे, ठीक है। तो नॉमिनेटेड भी हैं। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहाँ पर भी रिस्पॉन्सिबल लेजिस्लेचर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इन लोगों ने इस चीज़ को बताया है कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं या जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ पर कुछ नॉमिनेटेड पर्सन हैं, उन्हीं में से जो इलेक्टेड हैं। और आपने यहाँ पे देखा ही कि जो लेजिस्लेचर है वो उससे रिलेटेड। अब ये देखना है कि इंट्रोड्यूस ड्यूअल स्कीम गवर्नमेंट ऑफ डायरकी सिस्टम, ठीक है। इन्होंने जो है वो डायरकी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अब ये डायरकी सिस्टम क्या है जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो मैं आपको डायरकी सिस्टम बता रही हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू जो डायरकी सिस्टम है वो कहाँ पे आई, प्रोविंशियल में, ठीक है। ये क्वेश्चंस बहुत पूछता है, अगर आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पूछ ले या 1919 पूछ ले तो ये क्वेश्चन MCQ अगर एग्जाम्स हो रहे हैं आपकी तो ये क्वेश्चन पूछता ही है कि डायरकी सिस्टम किस टाइम पे प्रोविंसेस में था और किस टाइम पे सेंट्रल में था, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है इसमें डायरकी सिस्टम था, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड था, जैसे आप कह सकते हो सेंट्रल एंड प्रोविंसेस, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 है, यहाँ पे जो डायरकी सिस्टम देखने के लिए मिला वो प्रोविंशियल लेवल पे मिला। अब ये डुअल गवर्नमेंट या डायरकी सिस्टम क्या है, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वहाँ इन्होंने, जैसे मैं आपको 2 पार्ट में डिवाइड करके बताती हूँ, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो ये जो डायरकी सिस्टम है वो कहाँ आई, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आई। मीन्स कैसे, क्या किया इन्होंने, 2 पार्ट में सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया। कि डुअल गवर्नमेंट कैसे हुई कि मैंने सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी और एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद रखी। तो ये है एक डायरकी सिस्टम, ठीक है। और इनको डायरकी सिस्टम का मतलब ही है कि सब्जेक्ट, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ये ध्यान रखिएगा, ट्रांसफ़र सब्जेक्ट एंड रिजर्व सब्जेक्ट। तो ये जो ट्रांसफ़र सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट इन्होंने डिवाइड किया है वो प्रोविंशियल लेवल पे, इसी को डायरकी सिस्टम कहा गया है। कि इन्होंने सेंट्रल तो डिवाइड किया, प्रोविंशियल डिवाइड किया, और प्रोविंशियल में भी 2 सब्जेक्ट्स इन्होंने डिवाइड कर दिए, जिसमें एक रिजर्व सब्जेक्ट और एक ट्रांसफ़र सब्जेक्ट। ट्रांसफ़र सब्जेक्ट प्रोविंशियल लेवल पे किसके पास रहेंगे, मिनिस्टर्स के पास रहेंगे, और उधर जो रिजर्व सब्जेक्ट है वो गवर्नर के पास रहेंगे। तो रेवेन्यू है और जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है या आप कह सकते हो लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, तो वो सब अपने पास रखेंगे, रिजर्व रख लिया। और ट्रांसफ़र किसको कर दिया, मिनिस्टर्स को। तो मतलब यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट कैसी है कि मतलब जो डायरकी सिस्टम है उसका मतलब ये है कि कुछ सब्जेक्ट पे, मतलब 2 लोग हैं, एक तो मिनिस्टर्स एक गवर्नर, सब्जेक्ट्स इन लोगों ने डिवाइड कर लिया, कुछ सब्जेक्ट्स पे उनका राइट है, कुछ सब्जेक्ट्स पे उनका राइट है। ये है डायरकी सिस्टम, ठीक है, आप समझ रहे हो।
कि डायरकी सिस्टम का क्या मतलब है। तो ये डायरकी सिस्टम का मतलब है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से इंट्रोड्यूस हुआ था सबसे पहले, ठीक है, कहाँ पे, प्रोविंसेस में। तो डायरकी सिस्टम 1919 में कहाँ है, प्रोविंसेस में। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इट इंट्रोड्यूस फर्स्ट टाइम बाईकैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन कंट्री। तो ये क्या कर रहा है, बाईकैमरलिज्म स्टार्ट कर रहा है, मतलब अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है। अपर हाउस में क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट, ठीक है, एंड लोअर हाउस में लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आप बाईकैमरलिज्म का मतलब यही है, ठीक है। बाईकैमरलिज्म का मतलब मैं फिर से बता दे रही हूँ, अपर हाउस, ठीक है, जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, एंड लोअर हाउस एंड मींस लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये बाईकैमरलिज्म इन्होंने स्टार्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 से, ठीक है। तो आपने देखा कि एक डायरकी सिस्टम एंड दूसरा बाईकैमरलिज्म। तो आप 1919 को देखिए कि इसमें कितने नए नए जो फीचर्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, कि डायरकी सिस्टम है, किसका मतलब आप समझ गए होंगे, जो मैंने आपको बताया कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। प्रोविंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया गया है, और ये इंट्रोड्यूस हुआ फर्स्ट टाइम पे क्या, बाईकैमरलिज्म। बाईकैमरलिज्म में क्या है, बाईकैमरलिज्म में जो है वो अपर हाउस एंड लोअर हाउस की बात की गई है। अपर हाउस क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट है, और दूसरा जो लोअर हाउस है वो क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो ये बाईकैमरलिज्म हो गया। एंड साथ में क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ, कहाँ, कंट्री में, इंडिया में डायरेक्ट इलेक्शन शुरू हुआ 1909 से। और नेक्स्ट देखिए पॉइंट्स। अब जो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, यहाँ पर रिक्वायर्ड है 3 of 6 मेंबर्स वर टू बी इंडियन, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़, एक नया आपको देखने को मिल रहा है कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है, 3 of 6 मेंबर्स वर टू बी इंडियन। ये ध्यान रखना है, ठीक है। फर्स्ट टाइम कुछ चेंजेस आप देख रहे हैं पहली बार, ठीक है, कि यहाँ पे बाईकैमरलिज्म को ध्यान रखिएगा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, ठीक है, और डुअल गवर्नमेंट तो आपने देख ही लिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये है कि इट एक्सटेंडेड कम्युनलिज्म, ठीक है। इन्होंने कम्युनलिज्म को एक्सटेंड किया, ठीक है। उसमें क्या किया कि जैसे आपने 1909 में देखा कि जो कम्युनल इलेक्शन शुरू हुआ है, आप कह सकते हो सांप्रदायिक निर्वाचन, ठीक है। तो जो ये सेपरेट आप देखोगे कम्युनलिज्म को, तो वो क्या है कि वहाँ पे जब हम 1909 में देख रहे थे तो वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम को सेपरेट किया गया था 1909 में, लेकिन आप यहाँ पे देखिए इसको और एक्सटेंड किया गया है। इट एक्सटेंड कम्युनलिज्म रिप्रेजेंटेशन एंड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन। मीन्स कि अभी तक तो केवल मुस्लिम का आपने देखा था कि हाँ उनको अलग से जो है वो सेपरेट किया गया है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अब सिख मीन्स कि 1909 में थोड़ा सा डिवाइड किया गया मुस्लिम्स को केवल, ठीक है। और 1919 में और एक्सटेंड कर दिया गया, क्या किया गया कि जो ये कम्युनलिज्म है उसको और बढ़ा दिया गया, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस, इन सब में डिवाइड कर दिया गया। अब आप सब सोच सकते हो कि जो ये डिवाइड करने की ऑफिशियली जो शुरुआत 1909 से हो रही है उसको ये ख़त्म करने की बजाय और एक्सटेंड कर रहे हैं। और जो 1919 एक्ट आने के पीछे आपको रीज़न क्या है पता है, बैकग्राउंड क्या है, वो यही है कि जो हम लोगों ने ये 1909 देखा था उससे लोग सेटिस्फाई नहीं थे, क्योंकि इंडिया में इसके अगेंस्ट लोग जो है वो बोल रहे थे कि यहाँ पर जो है वो कम्युनल जो है वो इलेक्शन शुरू हो गया है जो सही नहीं है। लोग जो है वो सेटिस्फाई नहीं थे, इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 आया। और जब आप उसके लिए ला रहे हो, उसकी प्रॉब्लम जो उसकी कमियां हैं 1909 की उसको सॉल्व करने के लिए, तो आप समझ सकते हो। और इसी से जो इंडियन कांग्रेस है या जो मुस्लिम लीग है, इनके बीच में भी जो है आप देखो कि बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स को लेके ये सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इनको लगता था
कि हाँ जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारी हेल्प करेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पर जब वो उनको धीरे धीरे रियलाइज़ होने लगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 से जब इनको रियलाइज़ हो गया कि नहीं ये तो और चीज़ों को बढ़ा रहे हैं, हम लोगों को डिवाइड करने का काम कर रहे हैं, ठीक है। जो ये कम्युनलिज्म है या कम्युनल का मतलब है सांप्रदायिक, ठीक है, कि वहाँ पर जो है वो धर्म के आधार पर, जाति के अभी तो धर्म के आधार पर है, धर्म के आधार पर डिवाइड करना, ठीक है। तो जो 1919 है, ये ध्यान रखिएगा कि जो कम्युनल इलेक्शन है वो उसको इन्होंने और एक्सटेंड किया था, न कि ख़त्म किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की है, सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियन, इन सब को और डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जो डिवाइड करने की इनकी थ्योरी है वो कम होने की बजाय और एक्सटेंड हो गई, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे इसमें जो हम लोगों ने डिस्कस किया है, ठीक है। और जो यहाँ पर देखो कि इट ग्रांटेड जो फ्रेंचाइजीज है इंडियन नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन। यहाँ पर जो इलेक्शन की, जैसे मान लो कि कोई वोट देने का राइट किसके पास है, वो वोट देने का राइट किसके पास है, लिमिटेड लोगों के पास है, और वो किस बेसिस पे है, प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन के बेसिस पे। तो हर कोई वोट नहीं दे सकता था, इसके लिए भी डिसाइड किया गया था कि कौन वोट दे सकता है। तो वोट देने का राइट किस पे डिसाइड था, प्रॉपर्टी पे, टैक्स पे एंड एजुकेशन पे, ठीक है। तो ये इस तरीके की चीज़ें थी, ठीक है, जो कुछ लोगों के लिए सारी फैसिलिटीज़ थी, सबके लिए नहीं थी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर और है, आपको ध्यान रखना है कि इट क्रिएटेड न्यू ऑफिसेस। कौन सा न्यू ऑफिस क्रिएट किया गया, हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, ठीक है। एक हाई कमिश्नर जो है वो ऑफिस जो है वो क्रिएट किया गया, ठीक है। कहाँ पे, फॉर इंडिया इन लंदन, ठीक है, इंडिया के लिए, बट कहाँ पे, लंदन में। तो इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस ऑफ द हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसी के साथ एंड ट्रांसफर सम ऑफ द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, इसके साथ एक न्यू पोस्ट ऑफिस ये लोग क्रिएट कर रहे हैं, हाई कमीशन फॉर इंडिया इन लंदन में, एंड साथ में ट्रांसफ़र सम ऑफ द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन इंडिया। कुछ फंक्शंस जो हैं वो ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसको, यहाँ पर सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया को। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इन्होंने चेंज किया, और बहुत ढेर सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि क्या 1919 में कितने डिफरेंट चीज़ें इन्होंने स्टार्ट की हैं, नए नए प्रोविजंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक और इसके साथ क्या है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। ये और क्या यहाँ पे इस्टेब्लिश हो रहा है, पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू, ठीक है। एंड इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, ठीक है। अब फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे आप देखते हो कि जब बजट पास होता है तो सेंट्रल में अलग, जो स्टेट है वहाँ पे अलग। तो जो इसकी स्टार्टिंग है वो कब हुई, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। तो ये देखना है आपको, जैसे कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कब से स्टार्ट हैं, तो ये देखिएगा कि ध्यान रखिएगा कि इट्स सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फॉर द सेंट्रल बजट, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के अदर फैक्ट्स कौन कौन से हैं, फीचर्स हम लोग देख लेते हैं कि दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया, ठीक है। पब्लिक सर्विस कमीशन जो है फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश हुआ कब, 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट कि ये एक्ट जो है प्रोवाइड किया क्या चीज़, स्टैचुटरी कमीशन, ठीक है, कि जो एक्ट आ रहा है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट डायरकी सिस्टम इन प्रोविंसेस, एंड आपने देखा और बाईकैमलिज्म आपने देखा,
अपर हाउस एंड लोअर हाउस। तो इस तरीके की या फर्स्ट टाइम जो है प्रोविंशियल बजट एंड सेंट्रल बजट को अलग अलग सेपरेट किया गया। और जो और ज़्यादा जो है इलेक्शन जो है वो कम्युनलिज्म को और ज़्यादा जो है एक्सटेंड किया गया है। तो ऐसी जो चीज़ें आप देख रहे हो उसमें इनकी यहाँ पर जो एक्ट आ रहा है इतने अमेंडमेंट के साथ, उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें इंडिया को दे दी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक कमीशन डिसाइड किया इस एक्ट के थ्रू ही कि जो एक्ट आया यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, और इसने अच्छे से काम किया तो उसका रिज़ल्ट क्या आया, ठीक है, या वो उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इन सब की जांच करने के लिए, इसके जो ये स्टडी करने के लिए 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन आएगा, ठीक है, जो ये बताएगा कि क्या इनका रिजल्ट रहा है 1919 के एक्ट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, ठीक है। और इसी के रिजल्ट में दिस रिजल्टेड इन द साइमन कमीशन ऑफ 1927, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसको 10 साल बाद आना था और ये एक्ट आया 1919 में। और ये कब आपने देखा था इसकी कि विच कम इनटू फोर्स, डेट क्या थी 1921, तो 10 साल बाद मीन्स कि 1930 में आना चाहिए, और ये कब आ गया 1927 में आ गया, पहले ही आ गया था, ठीक है। तो इस तरीके से इट ऑल्सो क्रिएटेड एन ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन, ये पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ये क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि हाई कमिश्नर ऑफिस जो है वो कहाँ इस्टेब्लिश किया गया, या मतलब एक नया ऑफिस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के लिए लंदन में, उसका नाम क्या था, तो हाई कमिश्नर ऑफिस, ठीक है। हाई कमिश्नर जो है वो क्रिएट किया गया था, एक न्यू ऑफिस। तो आप देख सकते हो कि इसके अदर फैक्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो टोटल 3 फैक्ट्स से जो आपको एक साइमन कमीशन से रिलेटेड मैंने बताया, और इसने पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस किया था एंड हाई कमिश्नर पोस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। फर्स्ट टाइम सेपरेट किया है प्रोविंशियल बजट एंड सेंट्रल बजट को। पब्लिक सर्विस कमीशन तो इस्टेब्लिश किया ही है। साथ में जो है आपने ये देखा कि ट्रांसफर सम ऑफ द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड जो फ्रेंचाइजीज़ हैं लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को दी गई थी, जैसे जिनके पास प्रॉपर्टी टैक्स एंड एजुकेशन से रिलेटेड जो पावर है, और ऐसी ही इलेक्शन के लिए भी लोगों को दी गई थी। तो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये लोग कोई चीज़ इंडियंस को देते थे उसका बहुत ही इन्होंने बना रखा था कि किनको देंगे, तो एजुकेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, कि उनके पास कितना लैंड है, कितना टैक्स देते हैं, तब उनको ये सब राइट्स देते थे इलेक्शन वगैरह का, ठीक है। तो नेक्स्ट है ये देखिए जो कम्युनलिज्म है वो भी एक्सटेंड किया गया है। और यहाँ पे वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, 3 ऑफ द 6 मेंबर जो हैं वो क्या होने चाहिए, वह टू बी इंडियन होने चाहिए। इंट्रोड्यूस ड्यूअल स्कीम गवर्नमेंट ऑफ डायरकी सिस्टम, ठीक है, कहाँ पे, प्रोविंसेस में, सेंट्रल में नहीं। एकदम स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, जो डायरकी सिस्टम है, ड्यूअल गवर्नमेंट स्कीम है, वो कहाँ पे है, प्रोविंसेस में है डायरकी सिस्टम, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता ही है बेटा, आज नहीं तो किसी एग्ज़ाम में, ठीक है, कि यहाँ पर जो डायरकी सिस्टम है वो प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस होगी कि सेंट्रल में इंट्रोड्यूस होगी, तो प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस होगी 1919 में। ये इसलिए मैं फोकस कर रही हूँ कि जब आपको मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 बताऊँगी तो वहाँ क्लियर करूँगी कि हाँ मैंने ये चीज़ क्यों यहाँ फोकस की थी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जो आपने देखा, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, तो मॉन्टेक्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। मॉन्टेक्यू कौन थे, चैम्सफोर्ड कौन थे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जो इम्पॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना कि ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट ये आप सारे पॉइंट्स अच्छे से ध्यान दीजिएगा, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हो चाहे MCQ हो, इसमें फैक्ट भी बहुत ज़्यादा है और ये एक्ट जो है हर एक पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है क्लास। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही है, और नेक्स्ट एक्ट जो है वो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 पे बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।